Hello everybody, welcome to our expert smart classes again and this is your CGP educator काजोल सिन्हा here। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब और प्रिपरेशन कैसी चल रही है बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और अगर अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो हमारे साथ स्टार्ट कर दीजिए। CDP की सीरीज स्टार्ट हो चुकी थी जिसके अंदर हमने बहुत अच्छे टॉपिक्स को कवर अप किया है और उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो उसको आप चेकआउट करना। ठीक है, आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं NCF 2005। NCF 2005 एक ऐसा टॉपिक है जो एक तो एजुकेशन पे अप्लाई होता है और जितने भी हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप टीचिंग एग्जाम देने वाले हो और जब बात आती है CDP की तो उसमें ये टॉपिक तो मतलब घुमा फिरा के एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, हर साल की मैं बात नहीं कर रही बट मल्टीपल टाइम्स ये देखने को मिल जाते हैं। अब होता क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ये 2005 में आया था और इसमें ये बताया गया है कि एक जो बच्चे का सिलेबस होगा, आप जो पढ़ाओगे उसकी रूपरेखा या उसका फॉर्मेशन कैसा होगा। एक्चुअल में जो आपका पूरा कोर्स होगा उसमें क्या चीजें शामिल होनी चाहिए और क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, दैट इज द मेन पॉइंट इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क गिवन हियर। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, नहीं होगी। अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट में। अब ये जो है एक डॉक्यूमेंट है बेसिकली, जैसे देखो आपने अभी एक डॉक्यूमेंट पढ़ा था ना प्रीवियस लेक्चर में, आपका डॉक्यूमेंट क्या था? NEP। जैसे कि NEP एक डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर सारी चीजें हमने पढ़ी थी, ऐसे ही NCF भी क्या है, आपका एक डॉक्यूमेंट है। तो जो इसको देखना चाहे, पढ़ना चाहे, ये गूगल पे अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। कुछ 120 या 108 पेजेस का गिवन है, आप उसको पढ़ सकते हैं और नहीं टाइम है तो कोई बात नहीं, नोट से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऐसे देखो होता क्या है, जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बच्चों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाना है। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि क्या पढ़ना है, ठीक है, व्हाट टू टीच वो तो एक अलग बात है, बट कैसे पढ़ना है, व्हाट टू लर्न। देखो व्हाट टू लर्न और एक होता है व्हाट टू हाउ टू लर्न। हाउ टू लर्न, क्या सीखना है और कैसे सीखना है, में दोनों में फर्क है। तो ये बेसिकली सिखाता है, बताता है NCF कि हमें क्या सीखना चाहिए और कैसे, किस प्रकार से, किस मेथड से सीखना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब अगर बात करें कि जो हमारा मतलब करिकुलम है, पाठ्य चर्चा है, उसका जो एक रूपरेखा होगी, फॉर्मेशन होगा, वो आया कहाँ से था, मतलब ये चीज आई कहाँ से, ये बात, ये कंसेप्ट कहाँ से आई। तो इसका ओरिजिन हुआ था, इसका ओरिजिन किया था रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक एस्से लिखा था जिसका नाम था सभ्यता और प्रगति। ध्यान रखेंगे ये फैक्चुअल नॉलेज है, फैक्चुअल चीज है, ये कई बार आ सकती है, मतलब काफी बार ये देखने को मिली है काफी पहले। रविंद्रनाथ टैगोर के इस एस्से में सभ्यता और प्रगति से जो रिलेटेड एस्से था, इसमें जब बहुत ज्यादा मतलब इसमें एम्फसाइज किया गया, तब जाके हमारे पास निकल के आया क्या, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक है, ध्यान से एक एक जो चीज आप इसमें देख रहे हैं उनको एक एक शॉर्ट नोट में आप लिखते जाइए, ताकि कहीं पर भी किसी भी जोन में आपको प्रॉब्लम ना आ पाए, वरना थोड़ा सा कंसेप्ट में दिक्कत आ जाती है अगर आप इसको सही से ना पढ़ें। अब नेशनल जो करिकुलम फ्रेमवर्क है वो क्या कहता है, वो एक्चुअल में ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो शेड्यूल दिए हो ना, अनुसूची, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा 8th शेड्यूल है, 8वीं अनुसूची, उसमें जितनी भी लैंग्वेजेस दी गई है, ठीक है, 8th जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 8th शेड्यूल में जितनी भी लैंग्वेजेस दी गई है, उन लैंग्वेजेस के ऊपर ये फोकस करता है कौन, NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ध्यान रखना ये पूछा जाता है, और ये वाली जो थर्ड पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, ये कई बार, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा शेड्यूल है जिसमें बताया गया है NCF के, मतलब कौन सी लैंग्वेजेस उसमें दी गई है और NCF का रिलेशन किस शेड्यूल से है, तो ध्यान रखना। क्लियर? चलिए अब NCF को मतलब किसने तैयार किया था, किसने प्रिपेयर किया था? NCF 2005 को प्रोफेसर यशपाल, इनके डायरेक्टरशिप में तैयार किया गया। दो बातें याद रखेंगे, एक तो प्रोफेसर यशपाल ने इसको रेडी किया था, ठीक है, NCF को, और दूसरा क्या, दूसरा ये कि कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में 8वीं अनुसूची में जो लैंग्वेजेस थी उसका मतलब उनका फोकस किसमें करवाया गया, NCF 2005 में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या चीजें NCF से रिलेटेड, और क्या क्या चीजें दी गई है NCF से रिलेटेड। अब बात करेंगे कि जो NCF है उसके कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ सिद्धांत है
वो कौन से सिद्धांत है, वो जैसे ये असर्शन वाले जितने क्वेश्चन होते हैं ना, स्टेटमेंट वाले, तो उसमें कई बार यहां से इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। नॉलेज शुड बी लिंक टू द आउटडोर लाइफ ऑफ द स्कूल, मतलब नॉलेज जो है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़कर दिया जाए। बात सही है, ठीक है, ये इनकी सही है एकदम, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कोई, क्योंकि जितना नॉलेज को आप रियलिस्टिक प्रैक्टिकली सिखाओगे उतना ज्यादा बच्चा उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा। दूसरा है कि स्टडी शुड बी फ्रीड फ्रॉम द रोट सिस्टम, पढ़ाई को रट्टाफिकेशन यानी रोट सिस्टम, जो रटना वाली चीज है, उस चीज से दूर किया जाए और बच्चे की कंसेप्चुअल लर्निंग पर फोकस किया जाए। ये बात भी अच्छी है। नेक्स्ट, करिकुलम शुड नॉट बी टेक्स्ट बुक सेंटर, कभी भी जो सिलेबस हो, मतलब कि अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो, तो कभी भी ऐसे मत सिखाना कि टेक्स्ट बुक है भाई, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है तो सिखाना ही है ना, वो एक अलग चीज है। आप बच्चों को ऐसे पढ़ाना है आपको कि एक जो रियलिस्टिक वर्ल्ड है उससे कनेक्ट कर पाए, प्रैक्टिकली वो सीख पाए और कंसेप्ट क्लियर कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट, मेक एग्जाम्स मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेट विद क्लासरूम एक्टिविटीज। एग्जाम देखो, एनसीएफ क्या कहता है कि एग्जाम ना फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि सिर्फ एनुअल हो रहे हैं साल के बिल्कुल लास्ट में, या फिर बिल्कुल मिडल में हो रहे हैं, हाफ ईयरली नहीं। यूनिट टेस्ट करवा सकते हैं, असेसमेंट, मंथली असेसमेंट, या फिर जो है चैप्टर वाइज टेस्ट ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बच्चे के टेस्ट में बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लासरूम एक्टिविटीज में एंगेज होना चाहिए, यानी कि बच्चे को किसी न किसी एक्टिविटीज में आप एंगेज करवाइए। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें एक्टिविटीज अच्छी हो सकती है, साइंस है, सोशल साइंस है, तो ये कुछ सब्जेक्ट है जिसमें एक्टिविटीज अच्छे से करवाई जा सकती है। मतलब कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो एक्टिविटीज के थ्रू अच्छे से लर्न करवाए जा सकते हैं। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है स्टूडेंट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर नेशनल वैल्यू। स्टूडेंट को आप क्या सिखाएं, उनको सिखाएं कि कुछ हमारे नेशनल वैल्यूज होते हैं, यानी कि हमें अपने इंडिया के लिए थोड़ा सा लॉयल रहना चाहिए, रिगार्ड रखना चाहिए और वैल्यूज को खत्म नहीं करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप बस पढ़ रहे हैं, डिग्री हासिल कर रहे हैं और आपको तमीज नहीं है, बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। एक वैल्यू एनहांसमेंट भी बच्चे के अंदर आपको ग्रो करवाना है। तो ये सारे प्रिंसिपल सिद्धांत कौन बोल रहा है, ये बोलते हैं हमारे एनसीएफ 2005। बोलते हैं इन द सेंस कि एनसीएफ 2005 के बारे में इन पांचों बातों के बारे में दिया गया है। 5 प्रिंसिपल्स भी हम इसको बोल सकते हैं। 5 रूप का सिद्धांत करके क्वेश्चन आता है, आई थिंक मुझे ऐसा याद नहीं है, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि 5 सिद्धांत, इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है, या 5 सिद्धांतों में इनमें से कौन सा है, ये आप अच्छे से कर लेना, ये 5 पॉइंट्स लिख लेना। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। कि इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती है, जैसे कि नई नई चीजों को आजमाया जाए, यानी कि उनको भी परफॉर्म किया जाए, जोड़ तोड़ करे, गलतियां करे। देखो, ये तो एक मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जब तक कोई भी इंसान हो, बच्चा हो, कोई भी हो, गलतियां नहीं करेगा तो सीखेगा भी नहीं। हम और आप है, तो अगर हम किसी चीज को अगर आज अच्छे से कर पा रहे हैं, मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ अच्छे से, या आप कोई भी एक्टिविटी अच्छे से कर पा रहे हो, तो उस एक्टिविटी में कभी ना कभी आपने गलतियां तो की होगी, ऑब्वियस सी बात है। बिना एरर्स के, बिना फॉल्ट के आप सीखे तो होंगे नहीं, क्योंकि ये तो ह्यूमन की टेंडेंसी है, इंसान का एक नेचर होता है कि गलती करता है तभी उस चीज को परफेक्टली सीख पाता है। देखो, शुरू में तो एरर्स होना एक जायज सी बात है, तो वो जरूरी भी है। तो बच्चे को ना आप मौका दें, ऐसा ना करे कि भाई तूने पहले गलती की थी और अब जो है, अब तुझे दोबारा मैं नहीं अपॉर्चुनिटी दूंगा, या अपॉर्चुनिटी मैं अभी प्रोवाइड नहीं करूंगी कि तुम लायक ही नहीं हो, तुम कर नहीं सकते। ऐसी बातें ना नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है किसके ऊपर, बच्चे के ऊपर, और उसका जो प्रोग्रेस कार्ड है वो चीज खत्म हो जाती है, उसका मतलब रिजल्ट अच्छा नहीं आता। क्लियर है? तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जब आप बच्चों को पढ़ाए तो उसमें इस चीजों को आप पूरी तरीके से दूर करके नेग्लेक्ट करें। चलिए नेक्स्ट है सीखना जो है, यानी कि लर्निंग जो है एक्टिव होनी चाहिए, पैसिव नहीं होनी चाहिए। देखो, ठीक है, एक्टिव बेशक हो जाए पर पैसिव ना हो। अब ये एक्टिव पैसिव क्या है ये देखते हैं। और जो सोशल एक्टिविटी है वो इंक्लूड होनी चाहिए। पैसिव का मतलब क्या कि आप पढ़ाए जा रहे हो और आप ही खुद में एक्टिव नहीं हो, तो सामने वाला तो क्या ही एक्टिव होगा। ठीक है, तो एक्टिविटी में इन्वॉल्व आप भी रहे और सामने वाले को भी रखें, यानी बच्चों को भी रखें। ठीक है, तो एक्टिव लर्निंग पे फोकस किया गया है, पैसिव गलत। ये क्वेश्चन आता है कई बार। और आप किस तरीके से आप उसे सिखा सकते हो, आप उन्हें सोशल एक्टिविटी के थ्रू भी आप सिखा सकते हो।
तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये चीजें एनसीएफ ने, और मेरे को ना एनसीएफ सच में बहुत अच्छा लगता है, मतलब जब भी एनसीएफ के रूल्स मैंने पढ़े थे तो बहुत अच्छे से इनके रूल्स डिफाइंड है, किसी भी रूल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और ये चीजें सही भी है, क्लियर। सीखने में यांत्रिकता, यांत्रिकता का मतलब क्या है? यांत्रिकता का मतलब जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप एक ही चीज को बार बार बताए जा रहे हो और उसका कोई मतलब ही नहीं है एक चीज को बार बार समझाने का। अगर वो सही से समझ में आ गई है तब दूसरे टॉपिक पे आ सकते हो। टाइम वेस्ट करने वाली बात नहीं होनी चाहिए जब आप सिखाओ। नेक्स्ट है सीखने को डर और अनुशासन, डिसिप्लिन। चलो कोई नहीं, यहाँ पर हम स्पेलिंग लिखते हैं, डिसिप्लिन की स्पेलिंग यहां से आप देख लीजिएगा। डिसिप्लिन की जगह आनंद और संतोष, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेटा बिल्कुल ना ऐसे स्ट्रेट होके पढ़ाई करो या फिर हाथ पैर हिलने नहीं चाहिए, बिल्कुल सीधी गर्दन रहनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से बच्चों को बोलोगे तो डेफिनेटली एक तो वो मजाक भी बना सकता है और बच्चा सीरियस नहीं होता, कुछ देर के लिए हो जाएगा बट वो डेफिनेटली उस चीज पे फिर फोकस नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखिए कि डिसिप्लिन तो चलो एक अलग बात है, वो तो देखो क्लास में बच्चे हैं तो थोड़ा सा करते ही है, लेकिन बच्चे को उससे ज्यादा आप डिसिप्लिन से ज्यादा आप ये सिखाएं कि क्या बच्चे को समझ में आ रहा है, क्या सेटिस्फाई है वो, क्या जो आपने पढ़ाया उसके माइंड में आया, या फिर आपने एक लेक्चरबाजी की और 1 घंटा पढ़ाया और बोल के चले गए। तो इस चीज का कोई मतलब नहीं है, और स्पेशली सीनियर क्लास में तो ऐसा होता ही नहीं है। सीनियर क्लास में तो देखो अगर आपको नॉलेज नहीं होगी ना, मतलब अगर आप कहीं पर लैक कर रहे होंगे या फिर आप अपने नोट्स में से ऐसे ही देख देख के पढ़ाएंगे तो बच्चा आपको ही कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि सीनियर बच्चे काफी नॉलेज रखते हैं कुछ सब्जेक्ट्स की, तो इसलिए आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए और सीख लेना चाहिए, और उतना ऐसा पढ़ाना चाहिए कि बच्चों को क्या है, आनंद आए। आनंद का मतलब ये नहीं कि खेल कूद रहा है वो क्लास में, आनंद का मतलब वो एंजॉय करके पढ़ रहा है और सेटिस्फाइड भी है, ठीक है। और आजकल होता भी यही है, वही टीचर टिक पाता है ज्यादा सीनियर क्लासेस में जिसको पढ़ाना आता है इस तरीके से, क्लियर। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो क्या सजेशन देता है, मतलब उसके कुछ सुझाव है। सुझाव बेसिकली आ जाते हैं कभी कभी, कभी कभी नहीं भी आते, तो पढ़ना सही है। चलो, चाइल्ड जो है वो एक्टिव है, ठीक है। क्या ये कौन बोल रहा है, ये 2005 कह रहा है, मतलब 2005 की पॉलिसीज कह रही है कि चाइल्ड जो है वो एक्टिव है, और वो क्या कह रहा है, वह स्वयं से जाने और सीखे और नई नई चीजों को आजमाए, जोड़ तोड़ करे। ये हमने पढ़ लिया है, ये दोबारा शायद रिपीट हुआ है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो ठीक है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ये जरूर करना है आपको, ठीक है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कौन सा है, मदर टंग। पहली बात, कोशिश करो कि जो लैंग्वेज जो थोड़ा घर पे सुनता है ना, थोड़ा, मैं कह रही हूँ ज्यादा नहीं बट थोड़ी सी तो उसमें बात करो। इंग्लिश भी आप बोलो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा मदर टंग भी उसकी यूज करो, जिससे उसको जब एक बच्चा फाउंडेशन में एडमिशन लेता है, मान के लीजिए अब फाउंडेशन में ही एडमिशन होता है, फर्स्ट में नहीं होता डायरेक्ट। फाउंडेशन में जब बच्चा एडमिशन लेगा तो उसमें बच्चे को पढ़ाने पर उतना फोकस नहीं होता, गेम्स वगैरह खिलवाए जाते हैं और ABCD वगैरह इनका कंसेप्ट थोड़ा सा खेल खेल में सिखाया जाता है। तो अगर वहीं पर ही आप एकदम पहले दिन ही बोल दोगे दिस एंड, वो तो पता नहीं, वो कंफ्यूज हो जाएगा ना, उसको इंग्लिश नहीं आती, छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल आया है पहली बार स्कूल में, पहला दिन है। तो थोड़ा सा आप कोशिश करो मदर टंग में भी सिखाने की, और फिर थोड़ा थोड़ा आप इंग्लिश की तरफ जाओ। तो मदर टंग हो गया, इंग्लिश हो गया, और थर्ड लैंग्वेज मैंने आपको बताई थी क्या, हिंदी। तो 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला है, यानी कि मदर टंग, इंग्लिश और हिंदी। ध्यान रखना ये कई बार आता है, त्रि द्वि ऐसे हिंदी में आ जाता है। नेक्स्ट है कि इसने भाषा के 4 कौशल बताए हैं। देखो एनसीएफ कहता है कि हमें ना, देखो ये सीक्वेंस कई बार आता है, देखो बच्चे ना जो सीक्वेंस में याद नहीं करते वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। देखो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप सुनते हैं, सबसे पहला प्रोसेस आप क्या करते हैं, लिसनिंग, यानी सुनते हैं। बोलोगे कब आप, जब आप सुनोगे तभी तो बोलोगे, या बिना सुने बोलने लग जाओगे। कोई भी बच्चा जब सुनता है उसी के बाद बोलना सीखता है, ठीक है। अब जब सुन के बोलना सीख गए, बोलने के बाद आप कोशिश करोगे थोड़ा थोड़ा रीडिंग करने की, क्या करने की, रीडिंग। तो थर्ड प्रोसेस हमारी क्या हो जाएगी, रीडिंग, पढ़ना। और जब आप पढ़ लोगे तो आप हाथ चलाने की कोशिश करोगे, यानी कि उस लिखी हुई चीज को लिखने की कोशिश करोगे। मैं क्या कह रही हूं, ध्यान से सुनना। ये चीज बताई है ना, इसमें इतना कंफ्यूजन होता है क्योंकि सीक्वेंस अक्सर चेंज कर दी जाती है। तो ध्यान से सुनना, पहले आप लिसनिंग लगा के आओगे, मतलब जो क्रम देगा आपको सीक्वेंस क्वेश्चन पेपर में, पहले आप लिसनिंग लगाएंगे, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग और राइटिंग। और ये चारों चीजें भाषा से संबंधित हैं, भाषा नहीं है तो ये चारों भी नहीं है, ठीक है।
क्लियर हो गया? अगर लैंग्वेज है तो ये चारों भी है। और एक और चीज, एक क्वेश्चन और आता है जो मुझे अभी याद आ रहा है, जैसे कि जो बच्चा देर से सुनता है वो देर से बोलना सीखता है। ये फैक्ट है। कई बार आपने देखा होगा ना कि 6, 7, 8 साल के बच्चे भी बोल नहीं पाते हैं, तो फिर उनको डॉक्टर्स के पास जब पेरेंट ले जाते हैं कि इतना बड़ा हो गया बोल नहीं रहा है, बाद में पता लगता है कि उसको सुनने में प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो अक्सर जो है वैसे तो देखो ना बोल पाने के बहुत सारे फैक्टर और है, कोई मतलब मुंह में कोई प्रॉब्लम हो गई या जीभ नहीं चल रही है और भी चीजें, लेकिन अगर सुन नहीं पा रहा है वो ज्यादा काम करेगा। मतलब अगर नहीं सुन पा रहा है तो बोल भी नहीं पाएगा, देर से बोलेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ मतलब ये जो चैप्टर्स है ना, ये अपने से लगते हैं ना, मतलब कि प्रैक्टिकल चीजें जो हम देख रहे हैं बस वही इन चैप्टर्स में लिखी है। तो आपको कुछ रॉकेट वाली साइंस तो पढ़नी नहीं है, सब कुछ अपना प्रैक्टिकल है, बढ़िया करके पढ़िए और कोई दिक्कत है तो आप पूछिए। चलिए, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005। अच्छा कोई नहीं, हम पीछे चले गए, आगे चलते हैं दोबारा। अब देखो ये भी हो चुका है। देखो किसी भी प्रकार के सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। बच्चे को ना आप एक चीज समझाओ कि इंफॉर्मेशन जो होती है ना वो कहीं से भी फैल सकती है। अब मान लीजिए किसी ने आज के टाइम में मान लीजिए व्हाट्सएप पे कुछ कुछ ऐसी न्यूज डाल दी, भले ही वो न्यूज गलत है, ठीक है, न्यूज गलत है, लेकिन अब व्हाट्सएप पे 4 लोगों ने देखी, उन्होंने ग्रुप में फैलाई, बात बात वायरल हो गई। तो मतलब जरूरी थोड़ा है कि भाई इन्फॉर्मेशन है तो सच्ची होगी। तो इन्फॉर्मेशन को ज्ञान नहीं बनाना चाहिए, इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन ही रहने दो। बच्चों को भी ये सिखाओ कि अगर आप समाज में कहीं से 4 बातें सुन भी रहे हो तो उनको सच ना मानो या उनको अपने नॉलेज में ना ऐड करो। आप जब तक उस इन्फॉर्मेशन के जड़ तक नहीं जाओ, उसके ग्राउंड तक नहीं जाओ, तब तक उसको नॉलेज बनाना बेकार है। तो ज्ञान को, सूचना को कभी भी ज्ञान नहीं मानना है। ये आजकल के बेवकूफ लोग कर बैठते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बेवकूफ लोग हैं, मैं बड़ों की बात कर रही हूँ, कि कुछ सुनते हैं और उसको ही सच मानते हैं, उसी को अपना ज्ञान बना लेते हैं। तो ये चीज आपको बचपन से ही बच्चों को सिखानी है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र। ये ना आपने बीटीसी बीएड में पढ़ी होगी, आपको याद आ रहा होगा। तो आपने पढ़ा था ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर मतलब क्या, कि पहले तो आप उसको नॉन चीजें दिखाओ। जब भी आपको पढ़ाना हो ना तो पहले उसे कुछ ऐसी चीजें दिखाओ जो फैमिलियर है, उसकी पहचान में है। फिर उसको नॉन से ले जाओ अननोन की ओर। ठीक है, अननोन की ओर, ठीक है, यानी कि अज्ञात की ओर। कोई भी आप एग्जाम्पल इसमें ले सकते हो। मान लीजिए कि जैसे अब बच्चे को ना फूल के बारे में तो पता है, बच्चों ने फूल देखा है, बट ये नहीं पता कि फ्लावर के जो एक एक पार्ट, मतलब बहुत बारीकी से पार्ट होते हैं फ्लावर के, उसका स्टेम कैसा होता है या उसका अपर पार्ट, लोअर पार्ट, सब कुछ आपको पढ़ाना है। तो सपोज एक टॉपिक है साइंस में पार्ट्स ऑफ फ्लावर, है ना। तो जब आपको पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ाने हैं तो सबसे पहले तो आपको फूल ही दिखाना पड़ेगा ना, उसको फूल का फोटो, या फिर फ्लावर को आप वैसे ही दिखा सकते हो ओरिजिनल। तो जब फूल दिखाओगे तो फूल उसके लिए अननोन है, लेकिन जब आप पार्ट समझाने बैठोगे तो वो उसके लिए क्या है, अननोन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिखा सकते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर कैसे ले जाएंगे आप? मूर्त से अमूर्त की ओर मतलब मूर्त जो चीज कंक्रीट है, दिख रही है, अमूर्त जो चीज नहीं दिख रही है। ठीक है, जैसे कि अब अगर आपको बताना है किसके किसी भी चीज, ऐसी चीज के बारे में बताना है जो बच्चा नहीं मतलब गया है या जानता है, ठीक है, वर्ल्ड के किसी कॉन्टिनेंट के बारे में बता रहा है, तो आपको सबसे पहले अपने भारत के बारे में बताना पड़ेगा, कि भारत को तो बच्चा जानता है कि हम भारत में रहते हैं। तो इस तरीके से मूर्त से अमूर्त पे आप जा रहे हैं, तो कोई चीज यहाँ पे गड़बड़ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, एनसीएफ 2005 के सारे कंसेप्ट को देख सकते हैं। ये देखो, ये हो गए हमारे अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट एनसीएफ के। चलिए आगे बात करते हैं एनसीएफ का। एक देखो, लर्निंग विदाउट बर्डन, ये मैंने आपको अभी बताया था, एनसीएफ ने बहुत अच्छी बात कही है, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि जब भी आप सिखाओ तो बिना बर्डन के सिखाओ। ठीक है, बच्चे पर बोझ नहीं होना चाहिए कि बच्चा बोझ लेके चल रहा है कि मुझे इतने सारा काम करना है, टीचर ने दे दिया है, तो इस बर्डन की वजह से वो सीख भी नहीं पाएगा। तो ये सूत्र याद रखना। दूसरा है मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर समझाया जाए। ऐसा नहीं कि आपने आज क्लास में बोल दिया बेटा ऐसा नहीं करते, है ना, सिगरेट नहीं पीते बड़े होकर, या ऐसा नहीं करते, गलत काम नहीं करते, पता चले कि आप ही घर जाके वही काम कर रहे हो गलत, तो वो चीज फिर बच्चा आपको फॉलो अप करेगा ना, फिर बच्चा क्या सीखेगा, वो तो फिर कंप्लेन कर देगा आपकी, देखो सर क्या सिखा रहे हैं,
हमें कहते हैं, उपदेश देते हैं बड़े बड़े कि ये मत करो वो मत करो, और खुद जाके वो चीज कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। वातावरण दो बच्चों को। और वैसे भी एक बात आपको मैं बताना चाहूंगी, टीचर्स बच्चों के आइडियल हो जाते हैं। अगर कोई टीचर उनको अच्छा पढ़ाता है या वो मतलब अफेक्टेड है उस टीचर से, तो वो उनको ना फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अपना वातावरण इतना अच्छा रखो कि बच्चा आपसे अच्छा ही सीखे, क्योंकि वो आपको फॉलो कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज, वातावरण अच्छा देना जरूरी है। नेक्स्ट है, लाइब्रेरी में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दे। थोड़ा सा लाइब्रेरी में आप फ्री भी छोड़ दिया करो बच्चों को, है ना। कभी कभी मैंने बहुत स्कूलों में देखा है, लाइब्रेरियन बैठी होती हैं और वो क्या करती है, बेटा बैठो और मैं तुम्हें दूंगी वो बुक पढ़ना, भले ही वो बुक में बेकार चीजें लिखी हो। तो थोड़ा सा बच्चों को फ्री माइंडेड छोड़ देना चाहिए। लाइब्रेरी में सैकड़ों किताबें होती है अलग अलग राइटर्स की, तो बच्चा जो चाहे पढ़े। हाँ, ये है कि आप फ्री मत छोड़ो उसे, फ्री इन द सेंस कि खाली ना बैठाओ, कोई ना कोई बुक लेके वो पढ़े। तो ये तो खैर अच्छी बात है। नेक्स्ट है, शांति शिक्षा को बढ़ावा। शांति शिक्षा मतलब ऐसा है कि पीसफुली लर्निंग होनी चाहिए। पीसफुली का मतलब ये भी नहीं कि आप डांट डपट के बैठाए, लेकिन ये है कि शोर ना हो क्लास में। महिलाओं के प्रति आदर, ये सब चीजें। अच्छा, ये सब चीजें तो देखो घर परिवार से ज्यादा सीखता है बच्चा, की वेमेन को रिस्पेक्ट दो, अपनी जिम्मेदारी समझो और देश के कुछ मूल्यों को सीखो। तो ये सारी चीजें तो फैमिली और टीचर्स दोनों सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है, विशाल पाठ्यक्रम में मोटी किताबें नहीं होनी चाहिए, मैंने पहले बता दी। इसलिए बच्चों की किताबें कैसी होनी चाहिए, कंसेप्ट बेस्ड होनी चाहिए और बच्चों के रियल लाइफ से रिलेटेड हो, यानी कि जीवन के अनुभव से रिलेटेड हो। जैसे आजकल की बुक्स में ना पिक्चर्स बहुत सारी होती है, प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो वो अच्छा भी है। मानसिक स्तर व योग्यता के अनुसार बच्चा जिस क्लास में है उसी क्लास का पैटर्न उस बुक में होना चाहिए। ये नहीं है कि 6th क्लास के बच्चों को आप 12th क्लास वाली बुक से समझाओगे। ठीक है, तो जो पेपर कह रही हूँ, बुक का पैटर्न है वो बिल्कुल क्लास के एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एनसीएफ का प्रमुख सूत्र ये हमने बता दिया है, बिना भार के अधिगम, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन। एक ही बात को बार बार कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीएफ 2005, देखो ये लास्ट टॉपिक चल रहा है, बस कुछ 2-3 चीजें रह गई है। अब एनसीएफ 2005 जो कहता है वो ये कहता है कि माध्यमिक स्तर पर सोशल साइंस ईवीएस, माध्यमिक स्तर का मतलब क्या होता है, 6 to 8 की बात हो रही है। सोशल साइंस ईवीएस वगैरह, इनके उद्देश्य क्या है वो पूछा जाता है। तो राष्ट्र के समक्ष सामाजिक आर्थिक चुनौतियों, देखो सोशल साइंस जो है ना वो अपने आप में बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है। साइंस तो है ही खैर, लेकिन सोशल साइंस में सारी चीजें है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, मतलब पूरे देश की समझ अगर हम कहें तो वो सोशल साइंस में आ जाती है। अब उससे इकोनॉमिक्स से बच्चा क्या सीखेगा कि हमें देश में इकोनॉमी जो प्रॉब्लम आ रही है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई कैसे है, उनको सॉर्ट आउट कैसे करना है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, जीडीपी क्या है, जीएसटी क्या है, ये सब चीजें दी हुई है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के परस्पर संबंध, यानी कि नेचर और इन्वायरमेंट, इन दोनों पर बल देकर इन दोनों को इंटरेक्ट करवा के हम क्या करवा सकते हैं, हम बच्चे की लर्निंग को और बेहतर बना सकते हैं। क्लियर है, तो ये बहुत जरूरी है कि नेचर को आप इंक्लूड कराओ, नेचर को, सोसाइटी को, इन्वायरमेंट को, इन सबको फोकस करो। नेक्स्ट है कि साइंस के जितने भी कंसेप्ट होते हैं उनको जानने के लिए एक्टिविटी, देखो साइंस तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिना एक्सपेरिमेंट वगैरह के ना वो फिर बायस सी चीज हो जाती है, बेकार, वो फिर उतना मजा नहीं आता पढ़ने में। तो जरूरी है एक्टिविटीज कराओ और एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है कि सुपरिचित अनुभवों के आधार पर, सुपरिचित मतलब देखो मैं इंग्लिश में बता देती हूँ, इसमें क्या है कि पहले से ही जो चीजें आती है आपको वो चीजें आप बताएं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें बच्चों के साथ और उसी एक्सपीरियंस के आधार पर आप साइंस के कंसेप्ट को पढ़ाएं। जैसे आजकल आप देखते हो कि बहुत स्कूल्स में क्या होता है कि वीडियोस वगैरह बनाते हैं और कोई चैप्टर, मतलब कोई क्या मोस्टली चैप्टर ऐसे होते हैं जिसके लिए सामानों को इकट्ठा किया जाता है और ओरिजिनल चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं समुदाय, कम्युनिटी को मानवीय, देखो कम्युनिटी जो है वो ह्यूमन रिसोर्स है, मतलब हम लोग, आप लोग, हम सब क्या है, बहुत बड़े रिसोर्स है। और देखो अपने आप में प्राउड करो कि हम बहुत बड़े रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि हम हैं तो नेचर की चीजें भी यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, अब कहो कि मैम नेचर तो बड़ी चीज है, लेकिन हमारी वजह से भी काफी चीजें अच्छी हो रही है। अब मान लीजिए सोना है, गोल्ड तो पड़ा ही हुआ है ना जमीन पे, जब तक जमीन के अंदर, जब तक आप उसको एक्सट्रैक्ट नहीं करोगे। तो बेसिकली हम अपने माइंड से, हम अपनी टेक्नोलॉजी से रिसोर्स बना रहे हैं, तो हम भी क्या है, ह्यूमन रिसोर्स। नेक्स्ट है बालकों के चहुमुखी विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट पर आधारित पाठ्य चर्चा हो, यानी कि जो ऑलराउंड डेवलपमेंट हो वो आपके सिलेबस में निखर के आना चाहिए।
बच्चे का डेवलपमेंट 360 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू व्हाट, जितने भी उसके सारे एस्पेक्ट हैं। आगे बात करते हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, उनको आप इंक्लूसिव एनवायरनमेंट दें, ये हमने पढ़ लिया था। अब एनसीएफ 5 विधियों पर जोर देता है। 5 विधियां कौन सी है, कौन कौन से मेथड्स है, जैसे कि लर्निंग बाय डूइंग, इंस्पेक्शन मेथड, टेस्ट मेथड, कलेक्टिव मिक्स्ड, ये सब मतलब ये सब ना क्या है कि बच्चा कैसे सीख सकता है, बच्चा करके सीखेगा, बच्चा का जब आप उसका टेस्ट लेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे तब सीख सकता है, टेस्ट लेके सीख सकता है, आप उससे कलेक्टिविटी के साथ मतलब ग्रुप्स में पढ़ाएंगे तब सीखेगा, मिक्स तरीके से पढ़ाएंगे तब सीखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एनसीएफ 2005 और क्या कहता है कि मैथ्स जो सब्जेक्ट है, अब देखो मैथ्स को इन्होंने थोड़ा सा ना मतलब मैथ्स के लिए एक अलग चीज दी है, अलग ही ऑब्जेक्टिव दिए हैं। अब ऐसा क्यों किया है वो भी देख लेते हैं। मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्या दिए इन्होंने कहा है कि प्राइमरी क्लासेस में जो मैथ्स का नेचर होगा, प्राइमरी क्लासेस में मैथ्स का नेचर इंटीग्रेटेड होना चाहिए। इसका मतलब मैथ्स को दूसरे सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ाना चाहिए। मैथ्स ही नहीं, जितने भी सब्जेक्ट है आप उन सबको इंटीग्रेट करवा सकते हो, बढ़िया होता है, ठीक है। दूसरा एनसीएफ जो है 2005 इस बात पर भी फोकस करता है कि जो मैथ्स स्कूल गणित आधारित होना चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट को गणित में अर्थपूर्ण मीनिंगफुल समस्याओं को सॉल्व करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मैथ्स में ना सबसे ज्यादा लॉजिक लगाए जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, मैथ्स में सबसे ज्यादा लॉजिक्स का यूज होता है। देखो मानना पड़ता है ना चीजों को, अब एक्स देखो, एक्स को मानना पड़ता है कई बार, तो ठीक है लॉजिक यूज होंगे तो बच्चा जो है कंसेप्चुअल लर्निंग करेगा और सीखेगा भी अच्छा। लास्ट हम बात करते हैं एनसीएफ 2005 में टीचिंग के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है। एक सेकेंड, 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, अपितु एक ऐसा, मतलब कहने का मतलब है कि टीचर सिर्फ ज्ञान ही नहीं बांटेगा, टीचर ऐसा होना चाहिए जो फैसिलिटेटर हो, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन टीचर दो उसका कुछ सेंस होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि गलत इंफॉर्मेशन देना है तो अर्थ बोध उस चीज का होना चाहिए, और टीचर के पास इतनी कैपेसिटी हो कि उस इंफॉर्मेशन को क्या कर दे, अर्थ में बदल दे और विविध उपायों द्वारा बच्चे हेतु मतलब फैसिलिटेट करे, सुगम करता हो, बच्चों को समझा पाए कि ये जो चैप्टर है ये ऐसे हो सकता है और इसका ये मीनिंग है। चलिए, तो इस तरीके से हमने सारी चीजों को एनसीएफ 2005 में कवर अप किया है। एनसीएफ 2005 में एक चीज और देखेंगे, जैसे हम थोड़ा सा अगर हम रिकैप करें, देखो इसमें हमने सारे पॉइंट्स करे थे, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स करे थे। आप इसमें क्या कर सकते हैं, पहले तो आप नोट्स बना लीजिएगा और एनसीएफ से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। आप मार्केट से भी बुक्स अवेलेबल है, वरना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अवेल करें। आप ना अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए होंगे बहुत सारे, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना कि यू नीड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि मैं आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड और बहुत सारे पीवाईक्यू करा दूं। जब तक आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिखेंगे तो वो चीज थोड़ा सा रहेगी, तो आपको अगर नीड होगी तो आप प्लीज लिखना, ताकि अलग अलग तरीके से क्या हो, मतलब अच्छे से आपको फैसिलिटेशन दिया जा सके, आपकी फैसिलिटी पर फोकस किया जा सके, ठीक है। अब इसमें और क्या चीज थी, जैसे हमने पढ़ा था, ठीक है, ये कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत यानी कि डायरेक्शंस थे, 5 डायरेक्शंस हमने पढ़े थे, इनको आप अच्छे से कर लेना, लिख लेना, क्लियर। लर्निंग क्या है, एक्टिव है, पैसिव नहीं है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। लर्निंग के बारे में आप लिख लेना कि दिस इज अ एक्टिव प्रोसेस, ठीक है, पैसिव प्रोसेस नहीं है, एक्टिव है। और जब भी एग्जाम्स में पैसिवली पूछा जाए तो आप उसको इनकरेक्ट उसमें वे में ले सकते हैं, ठीक है। यांत्रिकता लिखेंगे, यानी कि वो जो एक बार बार चीजें होती है रिपीटेडली, रिपीटेड वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या चीज होनी चाहिए, रिपीटेड नहीं होना चाहिए, एक ही कंसेप्ट को बार बार रिपीट नहीं करना है। आप चाहो तो उसको अलग तरीके से पढ़ाओ, लेकिन एक ही टॉपिक को बार बार रिपीट करना ठीक नहीं है। डर और अनुशासन, ये चीज नहीं होनी चाहिए। डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन हो, लेकिन ऐसा भी ना हो कि बच्चा बिल्कुल सेटिस्फाइड ना हो और जबरदस्ती पढ़ाई कर रहा हो।
कुछ टीचर्स मैं देखती हूँ कि क्लास में है और डांट वाट के पढ़ा रहे हैं जबरदस्ती डर दिखाकर, और बच्चा कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, चुपचाप बैठा है, पढ़ रहा है, चुप होके बैठा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा, तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। क्लियर? और हमने क्या देखा था? इसके आगे हमने देखा था कि चाइल्ड एक्टिव है और कोशिश करता है कि वो कोशिश उसको करवानी चाहिए कि वो खुद से जाने, खुद से लर्न करे और नई नई चीज़ों को देखे, जोड़ तोड़ करे, जितना भी उसको कुछ प्रैक्टिकली करना है वो सब चीज़ें कर सकता है। मिस्टेक्स करे और उसको सुधारे, ये एक जेन्युइन सी बात है, एक जेन्युइन सा ह्यूमन का नेचर है मिस्टेक करके सीखना। उसके बाद लर्निंग एक एक्टिव है और सोशल एक्टिविटी है, ये क्लियरिटी हमने पहले ही कर ली थी। आगे बात करते हैं, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अच्छे से आप कर सकते हैं। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में फर्स्ट आप क्या प्रेफरेंस देंगे? फर्स्ट प्रेफरेंस होंगी हमारी मदर टंग, ठीक है। सेकेंड प्रेफरेंस विल बी इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश हिंदी कुछ भी हो सकती है, वो चॉइस है किसी की भी। थर्ड हो सकती है, थर्ड में भी हम इंग्लिश हिंदी रखेंगे, क्योंकि अगर कोई पर्सन अपनी मदर टंग में बात कर रहा है फर्स्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, तो सेकंड, जैसे तमिलनाडु की मैं बात आपको बता रही थी या केरला की बात बता रही थी, तो पहले वो अपनी मदर टंग को यूज़ करेगा। एंड तमिलनाडु में हिंदी नहीं चलती, ठीक है, अगर आप बोलेंगे भी तो कोई समझेगा नहीं, वहाँ पर इंग्लिश चलती है इसके अलावा साउथ में। तो मदर टंग के बाद वो इंग्लिश यूज़ करेगा और उसके बाद हिंदी एक थर्ड चॉइस में, थर्ड प्रेफरेंस में आ सकता है। तो इसको बोलते हैं हम क्या? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। क्लियर? इसको आप याद रखना, ये फॉर्मूला क्या है? 3 लैंग्वेज में होता है। प्लस हमने एक चीज और देखनी है, एक चीज और, ये जो स्किल्स थे, ये जितने भी स्किल्स हैं ये लैंग्वेज से रिलेटेड है, ये सब लैंग्वेज से रिलेटेड है। याद रखना, सीक्वेंस इनका याद रखना, पहले था लिसनिंग, दूसरा था स्पीकिंग, थर्ड था हमारा रीडिंग और फोर्थ था राइटिंग, ठीक है। लिसनिंग पहले बच्चा सुनेगा, फिर बोलना सीखेगा, फिर रीड करेगा और फिर राइटिंग करेगा। तो ये सीक्वेंस गड़बड़ नहीं करनी है, क्योंकि ये सीक्वेंस काफ़ी लोग, मतलब ये जब आता है सीक्वेंस में तो गड़बड़ हो जाती है अगर आपने ये अच्छे से फॉलो अप नहीं किया तो। आगे हमने देखा था, आगे, अच्छा ये रिपीट हो गया, ठीक है। ये चीज़ ज्ञात से अज्ञात यानी कि नोन टू अननोन और कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की ओर, ये हमने देखा था, इसको आप अच्छे से कर लेना। मतलब मेन चीज़ मैं बता रही हूँ, और कभी भी सूचना को यानी कि किसी भी इंफॉर्मेशन को ज्ञान नहीं मानना है, सच नहीं मानना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन खतरनाक हो सकती है। अगर आप उसको एज अ नॉलेज लेके चलोगे तो इंफॉर्मेशन सच भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तो इंफॉर्मेशन को पहले आप प्रूव, उसका एक मतलब प्रमाण देखें, उसके बाद ही आप उसको करेक्ट माने। चलिए, इसके बाद हमने देखा था कि कुछ वैल्यूज को जो है वो सीखना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस वैल्यूज को सिर्फ आप बोल रहे हो, आप दूसरों को तो उपदेश झाड़ रहे हो लेकिन खुद उस पर फॉलो अप ना करो। तो आपको वैसा इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट की लाइब्रेरी में बच्चों को फ्री छोड़ना चाहिए, ठीक है, कि वो उनको इतना रिलैक्स करो, इतनी लिबर्टी दो कि वो खुद से चूज कर सके बुक्स और पढ़ सके, ठीक है। शांति शिक्षा का बढ़ावा यानी कि पीसफुली इन्वायरमेंट हो और वुमेन्स के प्रति रेस्पेक्ट वगैरह हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वैल्यूज जो नेशनल वैल्यूज है, कुछ हमारी मॉरल वैल्यूज है, वो सिखाई जानी चाहिए। ऐसा कौन कहता है? एनसीएफ 2005। मोटी किताबें नहीं होना चाहिए, ठीक है, मोटी किताबें इन द सेंस की बर्डन नहीं होना चाहिए, और कंसेप्चुअल लर्निंग हो, ठीक है, बच्चों के रियल लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो, और मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार, मतलब जिस क्लास में बच्चा है, जिस एज का है, उसी क्लास के अकॉर्डिंग उसकी जो बुक है वो भी उसी एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। पता चले कि 6th क्लास है या 8th क्लास है और उसमें आप 12th का पढ़ा रहे हैं तो वो भी गलत है। अब एनसीएफ 2005 का ये हमने पढ़ लिया था, लर्निंग विदाउट बर्डन। ये तो मेन स्लोगन है एनसीएफ का, एनसीएफ 2005 का मेन स्लोगन यही है, ये कई बार आता है, लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के सीखना, ठीक है। ठीक है, और ये था आपका एनसीएफ 2005 का जो मिडिल स्टेज होता है, माध्यमिक स्तर, उसमें सोशल साइंस, ईवीएस वगैरह ये कैसे हो पाए, ये अच्छे से सिखानी चाहिए। जितनी भी, देखो, आर्थिक चुनौती का मतलब क्या कि बच्चे को इकोनॉमी से रिलेटेड कौन से सब्जेक्ट पे पता चलेगा, ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक्स में ही पता लगेगा ना। तो इकोनॉमिक्स किसके अंदर आता है? सोशल साइंस में। वैसे बेसिकली सोशल साइंस बढ़िया सब्जेक्ट है, अगर मैं आपको बताऊं। सोशल साइंस में ना चारों एस्पेक्ट जो पढ़ते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री,
और आपका सिविक्स और इकोनॉमिक्स, तो इससे हमें बहुत समझ हमारी बढ़ती है, बहुत ज़्यादा अच्छे से भरपूर ज्ञान हमारे अंदर बढ़ जाता है। तो हमें इकोनॉमी की समझ हो जाएगी। नेचर से रिलेटेड पढ़ाना चाहिए, एक्टिविटीज़ रखनी। साइंस में तो आप देखो, साइंस में तो बेसिक सी बात है कि एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, तभी बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। आजकल तो हर चीज़ में एक्टिविटी है, सोशल साइंस हो, हिंदी इंग्लिश, हर चीज़ में एक्टिविटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है। कुछ अपने एक्सपीरियंस होने चाहिए, आपके सुपरिचित अनुभव, ठीक है, साइंस को सिखाने के लिए, साइंस के कंसेप्ट को सिखाने के लिए। नेक्स्ट है कि ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स है हम सब, ये बच्चों को बताना चाहिए कि बच्चा देखो, अभी जो छोटा बच्चा होता है वो रिसोर्स नहीं होता है, लेकिन जब वो एजुकेशन ले लेता है, जब वो डिग्री हासिल करता है, और डिग्री हासिल करने के बाद एक प्रॉपर कोर्स करने के बाद जब वो सीख जाता है, जॉब ले लेता है, तो जॉब लेने के बाद डेफिनेटली वो बच्चा क्या हो जाता है, एक रिसोर्स बन जाता है। क्योंकि हम सबसे बड़े रिसोर्स हैं। हम कोई भी देखो नेचुरल रिसोर्स है, गोल्ड की अगर हम बात करें, हम डायमंड की भी बात करें, आप कहेंगे डायमंड महंगा होता है, बट डायमंड को निकालने वाले भी कौन है, उसको डायमंड को डायमंड बनाने वाले भी कौन है, हम लोग। तो हम क्या है, बेसिकली बड़े रिसोर्स है, इसलिए हमें ह्यूमन रिसोर्स कहा गया है। बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, 360 डेवलपमेंट हो। और क्या है, सभी बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट दी जाए। इंक्लूसिव एनवायरनमेंट मतलब कि उसको ऐसे माहौल में रखा जाए जहां पर सारे बच्चे पढ़ते हो, हर तरीके का वातावरण, हर तरीके की चीजें उनको दिखाई जाए और पढ़ाई जाए। उसके बाद आते हैं, ये सारे कुछ 5 पॉइंट्स हैं हमारे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से करना है इसको। लर्निंग बाय डूइंग, इंस्पेक्शन, टेस्ट, कलेक्टिव, मिक्स्ड। मैथ्स के बारे में एक चीज इन्होंने बताई है। अच्छा, ये चीज तो खैर मुझे भी नहीं समझ आई थी, और काफी लोगों को नहीं आती कि इन्होंने एक ही सब्जेक्ट पे फोकस किया है। फिलहाल हम देख लेते हैं। एनसीएफ के ना पेज नंबर आई थिंक 78 79 के अंदर है मैथ्स का, मतलब मैथ्स को इन्होंने कहा है कि मैथ्स इंटीग्रेटेड होना चाहिए। अच्छे से बच्चे को मतलब मैथ्स में आप अच्छे से फोकस कराओ। मैथ्स जब आप पढ़ाएं तो जैसे उसमें जितने चैप्टर्स होते हैं, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, काफी सारी चीजें हैं, तो लॉजिकली पढ़ाने की कोशिश करो। क्योंकि ना देखो, बचपन में तो आपने सिखाया था कि 4 में से 2 अगर हम माइनस करेंगे, आप ऐसे सिखाते थे ना, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो ये देखो 2 बचे। तो बेसिकली मैथ्स में जब आप बड़ी क्लास में सिखाते हैं तो आप एक लॉजिकल से ही सिखाते हैं, लॉजिक चीज़ों से सिखाते हैं कि इस चीज़ को x मान लिया, इसको y मान लिया, और ऐसे ऐसे सॉल्व हो सकता है। तो इसलिए इंटीग्रेटेड लर्निंग मैथ्स में करवानी चाहिए, ठीक है, एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005, और क्या कहता है कि स्कूल मैथ्स पर बेस्ड होना चाहिए, ठीक है, गणित आधारित होना चाहिए, ये चीज़ आप देख लेना। तो कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, तो ध्यान रखना, मैथ्स की बात यहाँ पे ज्यादा की गई है। क्योंकि ये स्टूडेंट्स देखो, मैथ्स का मतलब थोड़ा सा ये भी है, एनसीएफ क्यों फोकस कर रहा है, क्योंकि ना मैथ्स के अंदर अगर बच्चा थोड़ा सा समझदार हो गया, थोड़ा उसको लॉजिक लगाने आ गए, एक तरीके से रीजनिंग कैपेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी, और कुछ चीजों को वो फिर मीनिंगफुल तरीके से देखेगा। यानी कि कैसे देखेगा, कुछ चीज़ों को वो मीनिंगफुल तरीके से समझने की कोशिश करेगा, सॉल्व करने की कोशिश करेगा। जैसे मैथ्स में कई बच्चे पूछते हैं ना, क्यों मानते हैं हम चीज़ें, तो जब वो मानना सीख जाएगा तो उसकी बाकी सारी चीज़ें भी सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। गणित में क्या होता है, देखो एक चीज़ लिखी है गणित में, अमूर्त। अमूर्त का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट, जो चीज़ें सामने नहीं है, जिसके बारे हम सोच सकते हैं, तो ये चीज़ें गणित में सिखाई जाती हैं। तो ये था हमारा एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 बहुत बढ़िया तरीके से हमने कंप्लीट किया। इतनी मेहनत के बाद आपको समझ में आया होगा कि एनसीएफ 2005 में चीजें मतलब कैसे कैसे पूछी जाती है। इससे रिलेटेड ना पीवाईक्यू मैं जरूर कराऊंगी, क्योंकि बिना पीवाईक्यू के आप कंफ्यूज रहेंगे, तो लेके आएंगे आपके लिए पीवाईक्यू, उसके लिए भी फिलहाल आप वेट करिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल वगैरह को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करने ना, बेल आइकन प्रेस करना। और अभी तक अगर आप बिल्कुल मुझे फ्रेश देख रहे हैं, पहली वीडियो है आपकी मेरे साथ, तो आप प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियोस देखें, अच्छे से लर्निंग करें, कंसेप्चुअल लर्निंग करें, फैक्चुअल लर्निंग करें, बने रहे, मस्त रहे और पढ़ते रहिए, वैकेंसीज आती रहती है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।